हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो ओप्स थिंकिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले वेबिनार के ओवरव्यू से पहले आप सभी को वेलकम एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप वो एक्शन टेकर हो जिन्होंने एक्शन लिया, यहाँ पे वेबिनार को ज्वाइन किया, या फिर आप वीडियो भी देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। सो बेसिकली यू आर एक्शन टेकर, हसलर एंड always go greater, right? आप हमेशा कुछ नई चीजें सीखते चले जाते हो। So congratulations for that and let's begin। तो वेबिनार ओवरव्यू में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और हम बिल्कुल भी कोडिंग लेवल पे नहीं जाएंगे, बस आपकी थिंकिंग को इस तरह से बिल्ड करेंगे कि आप हर एक कॉन्सेप्ट्स को, हर एक जो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसको आप इजीली समझ सको। और जब आप उसको प्रोग्रामिंग के बेसिस पे देखो, तब उसको एक फीचर के तौर पे नहीं, एक सॉल्यूशन के तौर पे देखो, एज अ सॉल्यूशन कि कोई प्रॉब्लम था हमारे पास, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सॉल्यूशन को बिल्ड किया है। ओके। और जब हम इस तरह से किसी चीज को समझते हैं तो उसका नॉलेज हमारे पास बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम कंसेप्ट समझेंगे अच्छे से, इंट्रोडक्शन टू ओप्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ क्लास, एक्सेस मॉडिफायर्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इंटरव्यू टिप्स। कि ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो। ओके। एंड सबसे जरूरी बात यही है कि इस सेशन को कोई भी अटेंड कर सकता है, चाहे आपको कोडिंग आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन आप कंसेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं कि आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। सो साउंड्स गुड एवरीवन? गिव मी अ बिग यस अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वेबिनार ओवरव्यू। तो क्यों एक्चुअल में ये है तो सिलेबस ही, बट इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ अलग तरीके से। है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा सिलेबस। आप लोगों को लग रहा होगा कि आपके एक सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स है, सिलेबस है, उसको यहाँ पे छाप दिया गया है, लेकिन इसको जिस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा अलग होगा आपके क्लास से। ओके, सो ग्रेट। सो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज प्रदीप कौशिक, आई एम अ डिजिटल मेंटर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम 3.5 इयर्स। और मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पे वर्क किया है, बट मेन थिंग यही है कि मैं डिजिटली इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो हमारे फ्री वेबिनार्स होते रहते हैं। ओके, सो एंड आवर मिशन, छोटे बस शॉर्ट में डिस्कस करते हैं हमारे मिशन के बारे में। सो नॉट ओनली टू क्रिएट प्रोग्रेस बट टू क्रिएट पर्पस फॉर एवरीवन। ओके, जस्ट सोचने की ही बात है कि दुनिया में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, हर किसी के पास बहुत ज्यादा स्किल्स है, स्ट्रेंथ है, बट उसको वो यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है जहाँ पे वो इसको यूज करे। और डायरेक्शन मिलता किससे है? जब हमारे पास कोई पर्पस होता है। तो मेन थिंग तो यही है कि हम खुद के लिए प्रोग्रेस क्रिएट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत जरूरी बात है, राइट? लेकिन अगर हम उसके साथ साथ किसी दूसरे के लिए पर्पस भी क्रिएट करें तो सोचो कितना अच्छा होगा। हर किसी का स्ट्रेंथ यूज होते चला जाएगा बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज के साथ। तो यही हमारा एम है और यही इस सेशन का एम है। ओके, सो should we start now? अब हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे। सो गिव मी अ यस। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है वो आपका यस बताएगा। यस यस यस, ग्रेट। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ओप्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या?
तो अगर हम थियोरेटिकल बात करें तो उसमें हम किस तरह से पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ रियल टाइम इम्प्लीमेंटिंग द रियल टाइम एंटिटीज, राइट। बस हम रियल टाइम एंटिटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स में, इसी को ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इससे पहले क्या था, पीओपी, राइट, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा ना जिसकी वजह से ओप्स की जरूरत पड़ी हमको। ओप्स मॉडल में कुछ कमी थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉल्व करना था, इसीलिए हमने ओप्स को इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर हम उसको फाइंड आउट कर ले तो इसके फीचर्स को इजीली हम समझ पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट किसी भी चीज को देखते हो, किसी सॉल्यूशन को देखते हो, लाइक सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने अभी तक फैन नहीं देखा, पंखा नहीं देखा है, ठीक है, तो अगर वो देखता है उसको तो उसको क्या समझ में आएगा कि ये किस लिए यूज होगा करके, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि ये जो फैन है वो उसके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे। और कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो, जब सामने वाले को गर्मी लगेगी, राइट। तो ये एग्जांपल बहुत बस ऐसे ही आ गया, लेकिन आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं तभी हम उसके कंसेप्ट्स को इजीली समझ पाएंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उस सॉल्यूशन का भी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये सोचो कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थे प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। किसको पता है, जस्ट चैट में लिखते जाओ कि आप लोगों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में पता है पहले से। अगर आप लोगों ने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया है पहले भी और आप लोगों को डिफरेंस पता होगा दोनों के बीच, तो आप लोग इजीली बता सकते हो, राइट। टाइप इन द चैट बॉक्स। नो वन, ओके। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ग्रेट, बिल्कुल सही। क्लास नहीं बना सकते थे, ग्रेट, लेकिन क्लास नहीं बना सकते थे बट फिर भी उस टाइम पे स्ट्रक्चर तो था ना। क्लास भी तो एक स्ट्रक्चर ही होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। बट ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है कि क्लास नहीं बना सकते थे, बट उन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनी अदर रीजन, एनी अदर प्रॉब्लम। कोड ज्यादा लिखना पड़ता था क्योंकि हम रीयूज नहीं कर पाते थे, राइट, करेक्ट। तो बेसिकली हम प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे गिना सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। कोड रीयूज नहीं कर पाते थे, हमको बहुत सारे कोड लिखने पड़ते थे, कोड बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, मेमोरी कंज्यूमिंग कोड होता था, जिसमें हम नहीं चाहते हुए भी कुछ ज्यादा ही मेमोरी कंज्यूम करते थे। हमारे कोड जो है वो कुछ ज्यादा ही मेमोरी कंज्यूम करते थे। एंड सिक्योरिटी, अब बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है कि अगर हम उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ ज्यादा ही कोड करना पड़ता है। हम सिक्योरिटी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ ज्यादा ही कोड होगा, हमारे पास कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ही देता है, जिसके थ्रू हम चीजों को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने कोड को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं ओप्स वर्सेस पॉप्स की, ठीक है। ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लोगों का माइंड गया कि हमको पॉप से उठ करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इमेज में आप लोग देख सकते होंगे कि एक बिल्डिंग का इमेज है, तो फिर बस ऐसे ही एज्यूम करो कि आप एक इंजीनियर हो और आपको एक बिल्डिंग का डिजाइन बनाना है। उसमें कितने रूम होंगे, कितने विंडोज होंगे, कितने डोर्स होंगे, कौन सा बेडरूम होगा, किचन होगा, हॉल होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन कर दी
बट वो क्या है, एक ड्राइंग है। तो अब उसको रियल वर्ल्ड से मैच करके एक बार सोचो कि क्या आपका जो ड्राइंग है वो उतना ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, उतना ही साइज का होगा जितना कि एक बिल्डिंग होगा? गिव मी अ यस और नो। क्या आपका जो डिजाइन है वो उतना ही बड़ा साइज का होगा जितना कि वो बिल्डिंग होगा? ऑब्वियसली नो, राइट? बट सभी आंसर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करो, बी एक्टिव, राइट? तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो डिजाइन है वो एक छोटा ही होगा, छोटे पेज में होगा, बट उसका जो बिल्डिंग होगा वो एक्चुअल प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा और वो मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। आपका ड्राइंग नहीं, वो बस एक स्ट्रक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके सहारे आप उस बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, बनाएंगे, राइट? बट अब हम अगर बात करें प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो उसमें यही कमी थी सबसे पहले जो देखा गया कि जो भी हम स्ट्रक्चर के थ्रू डिजाइन बनाते हैं, स्ट्रक्ट हो, यूनियन हो, कोई भी हो, हम जो डिजाइन बनाते हैं वो भी उतना ही मेमोरी कंज्यूम करता था जितना कि उसका ऑब्जेक्ट कंज्यूम करेगा। तो ये था बेसिक प्रॉब्लम, जिससे कि लोगों को लगा कि हमको रियल वर्ल्ड से सीखना चाहिए कि प्रोग्रामिंग को किस तरह से हम ऑप्टिमल बना पाएंगे। तो इस तरह से शुरुआत हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो बेसिकली हमको रियल वर्ल्ड से कुछ सॉल्यूशन ढूंढ करके निकालने थे और फिर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते जाना था वो सारी चीजें जो कि हम रियल वर्ल्ड में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, और वही सॉल्यूशन हमको अपने प्रोग्रामिंग में चाहिए ताकि हम प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ओके, सो basically, object-oriented programming used to solve the real-world problems in the programming. Okay? ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि आपको पता रहेगा तो आप हर एक चीज को रियल वर्ल्ड से ही ढूंढोगे, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड से निकाल करके लाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हमने पहले ही डिफरेंस को बात कर लिया कि स्ट्रक्चर जो था प्रोसीजरल में वो उतना ही मेमोरी कंज्यूम करता था जितना कि हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट करेगा। तो एक ब्लूप्रिंट उतना साइज नहीं ले सकता, राइट? इसीलिए हमने क्लास को इंट्रोड्यूस किया। क्लास जो है वो सारी प्रॉपर्टीज का डिक्लेरेशन देगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज क्या होगी, किस टाइप की होगी, कौन कौन से फीचर्स होंगे इसके अंदर। बट उसका जो मेमोरी कंजप्शन है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कि एक फिक्स्ड होगा जितना कि आपका एक पेपर लेगा, राइट? आप एक पेपर में ड्राइंग बनाते हैं, बस उतना ही टाइप का, बस उसी तरह से ही आपके प्रोग्रामिंग में क्लास का मेमोरी साइज होगा। ओके, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आपने एक डिजाइन बनाया है और उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, लाइक आपने एक क्लास बनाया कार का और कार की सारी प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन कर दी कि कार के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। कार का नेम होगा, उसका कलर, साइज, फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स है। फीचर्स मोस्टली फंक्शंस होते हैं, इसलिए मैंने फंक्शन के थ्रू यहाँ पे डिक्लेयर किया, राइट? तो इस तरह से आपका एक ब्लूप्रिंट बना कि जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास ये सारे फीचर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। बट आपने ये थोड़ी ना डिफाइन किया है कि इसका कलर क्या होगा, साइज क्या होगा करके, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि इस ब्लूप्रिंट को देख करके वो कौन सी साइज के बनाते हैं, कलर के बनाते हैं, उसका क्या नाम रखते हैं। तो जब वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो मेमोरी कंज्यूम करता है, जो जिसका एक लाइफ होता है, स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर एंड होने पर उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है, ठीक है? तो वो होगा ऑब्जेक्ट और इसके पास वो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन होगी, जैसे कि इसका नेम, राइट, BMW, Audi, एंड कलर, साइज,
फीचर्स कि उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है। तो इस तरह से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। क्या सभी को क्लियर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट? जिसको भी समझ में नहीं आया जस्ट टाइप एन, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा और इजी वे में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। ओके ग्रेट, सभी को ये आ रहा है, अच्छी बात है। मोस्टली आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर हम आगे बात करते हैं स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक के बारे में। ओके, तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा स्टैटिक मेंबर्स एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है क्या, इसके एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं एक टीम की, ठीक है। हमारा इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप भी यही एज्यूम करो कि एक टीम है, टीम में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की बात कैसे हुई, इसके लिए इस तरह से एज्यूम करो कि पहला टीम मेंबर मैच के टाइम पे गया, उसने कुछ परफॉर्म किया और कुछ रन्स लिए, राइट। जो भी स्कोर लिया उसने, वो सिर्फ उसी का होगा या फिर पूरे टीम का होगा? जस्ट गिव मी आंसर, क्या वो सिर्फ उसी का होगा या फिर पूरे टीम का होगा? उसको हम दोनों तरीके से काउंट करेंगे, राइट, कि उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी सेट होगा और इंटायर टीम का भी वही स्कोर होगा। बट अब जब सेकंड मेंबर आता है और सेकंड मेंबर भी परफॉर्म करता है, तो उसका जो स्कोर होगा वो इंडिविजुअल स्कोर होगा, राइट। कि फर्स्ट मेंबर आया, उसने 10 स्कोर किया, सेकंड मेंबर आया, सेकंड मेंबर ने फिर से 10 स्कोर किया, तो क्या सेकंड मेंबर का जो स्कोर है वो 20 हो सकता है? नहीं ना, सेकंड मेंबर का स्कोर होगा 10, क्योंकि उसने 10 ही स्कोर किया है। तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, राइट। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मतलब कि ईच मेंबर, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्कोर अगर काउंट करना है, जिनका एक लाइफ टाइम होगा, मतलब कि हमारा मैच तो भले ही 2 घंटे चल रहा है, लेकिन जो एक पर्सन आया था उसका परफॉर्मेंस कितनी देर चला, मे बी 20 मिनट, 30 मिनट। तो वो जो 30 मिनट का लाइफ टाइम था, तो उस टाइम में जो उसने स्कोर किया है ना, सिर्फ उतना ही उसको असाइन हुआ। ये है नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का जो लाइफ टाइम है, इनिशियलाइजेशन है, एंड उसका जो स्कोर है वो इंडिविजुअल होता है, वो पूरे क्लास लेवल पे नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टैटिक मेंबर्स की, तो वो होगा क्लास लेवल पे, मतलब कि इंटायर टीम के लिए आप लोग सोच सकते हो। जैसे कि पहले का परफॉर्मेंस था 10, दूसरे का परफॉर्मेंस है फिर से 10, तो जो पूरे टीम का स्कोर है वो कितना हुआ? 20 हुआ, राइट। और वो बढ़ते ही जाएगा हर एक पर्सन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो वो मेंबर्स जो कि पूरे टीम या फिर बोल सकते हैं पूरे क्लास के लिए बिलोंग करते हैं, वो होते हैं स्टैटिक मेंबर्स। एंड नॉन स्टैटिक कौन होते हैं? जो कि इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, मतलब कि उसका जो स्कोर है, उसका जो लाइफ टाइम है, वो पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं होगा। उसका जो लाइफ टाइम होगा वो सिर्फ वो जब बना और एंड हुआ उतने तक ही रहेगा, मतलब कि जब उसने परफॉर्म करने के लिए आया और फिर उसने अपना पारी खत्म किया, बस यहाँ तक। तो ये है नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग्स टू क्लास। एंड स्टैटिक मेंबर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस रहता है लाइफ ऑफ प्रोग्राम, या फिर मैच की बात करें तो लाइफ ऑफ मैच, राइट। कि जब तक मैच चल रहा है तब तक उसका जो परफॉर्मेंस है पूरे टीम का वो काउंट होते ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपका स्टैटिक मेंबर जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है इसका भी एग्जिस्टेंस बन जाता है, और वो एग्जिस्टेंस प्रोग्राम के एंड तक होता है। और इसका जो एग्जिस्टेंस है वो पूरे टीम के लिए होता है, ना कि इंडिविजुअल मेंबर, मतलब कि ना कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ये पूरे क्लास को
पूरे क्लास का प्रॉपर्टी होता है। ओके, क्या ये चीजें आप सभी को समझ में आया? स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। गिव मी अ यस और नो। अगर नहीं आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा और इजी वे में। ओके, यस। यस, ग्रेट। तो यही है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक मेंबर्स बेसिकली आपके क्लास या फिर पूरे टीम के लिए डिफाइन होगा, और उसका नॉन स्टैटिक जो होगा वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग करता है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन थ्रू अनदर एग्जांपल? हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से सोचो, चलो मैं आप लोगों को नोटपैड के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं क्लास की। क्लास है सपोज आपका कुछ भी हो सकता है, लेट्स से क्लास 1। इसमें है बहुत सारे मेंबर्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आपका फंड और मनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लास तो बस एक स्ट्रक्चर है, राइट? और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। इसमें स्टोर करने के लिए हमको चाहिए ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 1, जिसको हम मनी असाइन करते हैं 10 रुपीज। ओके, इसी तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 2, जिसको हमने मनी असाइन किया 20 रुपीज। ओके, अब हम इसको आप लोगों के नाम के थ्रू बांट देते हैं कि ये जो पर्सन है क्लास, उस पर्सन का नाम है लेट्स से आकाश, विकास एंड महावीर। आप सभी का नाम हो गया। तो आप सभी के पास जो इंडिविजुअल पैसे हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए आपका रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है, राइट? तो ये क्या हुआ? नॉन स्टैटिक, क्योंकि ये जो 10 रुपीज है वो ऑब्जेक्ट 1 का है या फिर पर्सन 1 का है, ठीक है। ये पूरे टीम का नहीं है, ना ही पूरे इस कैटेगरी का है। लेकिन अब हम यहीं पे ही एक स्टैटिक मेंबर बनाते हैं, फिर से मनी। तो ये मनी किसको डिफाइन करेगा? ये होगा क्लास का, ना कि इंडिविजुअल मेंबर का। अब इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि आप लोगों ने एक पिगी बैंक बना रखा है, ठीक है। एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें आप सभी पैसे डालते जा रहे हो। तो होगा क्या कि लेट्स गो टू पेंट। ओके, और यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं 3 मेंबर, आकाश, महावीर एंड विकास, ठीक है। अब सभी एक टीम के पार्ट हो, और अब सभी का जो इंडिविजुअल पैसा है वो है लेट्स से 10, यहाँ पे है आपका 20 एंड यहाँ पे है आपके पास 30, ठीक है। तो ये जो स्कोर है या फिर मनी है वो आपका इंडिविजुअल है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको अपने टीम के लिए फंड इकट्ठे करने हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक टीम के लिए बॉक्स बना दिए और सभी उसमें कुछ कुछ वैल्यूज पुट करते जाओ। ओके, तो यहाँ पे हर किसी के पास इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है या फिर इंडिविजुअल मनी है,
और इन्होंने एक पिगी बैंक या फिर एक बॉक्स क्रिएट किया जिसमें पूरे टीम के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। तो सभी उसमें कुछ कुछ वैल्यूज पुट करेंगे ना। ये वैल्यू क्या होगा? क्या ये एक इंडिविजुअल पर्सन को बिलोंग करेगा या फिर पूरे टीम को बिलोंग करेगा? ये सोचो। ऑब्वियस सी बात है राइट कि ये पूरे टीम को बिलोंग करने वाला है। मतलब कि अगर इसमें आकाश ने 5 रुपीज, महावीर ने 10 रुपीज एंड विकास ने 10 रुपीज कंट्रीब्यूट किया, तो जो टोटल होगा वो होगा यहाँ पे टीम के लिए 25, राइट। तो इस तरह से ये जो मेंबर है जो पूरे टीम का स्कोर रख रहा है वो होगा आपका स्टैटिक, दैट बिलोंग्स टू क्लास, ठीक है। और ये होगा नॉन स्टैटिक विच बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट्स, कि एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैरी करता है, वो होता है नॉन स्टैटिक मेंबर। ओके, तो अभी ये एग्जांपल क्लियर हुआ विकास एंड अदर पीपल? आप सभी लोगों को क्लियर हुआ ये एग्जांपल? यस, ओके ग्रेट। तो इसी तरह से ही हम प्रोग्रामिंग में भी कुछ वैल्यूज जो कि हम क्लास के लिए डिफाइन करने वाले हैं, जो क्लास लेवल पे होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होगा, उनको स्टैटिक डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर। तो आप सभी को पहले से ही पता होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो मुझे लगा कि इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो इसको इस तरह से समझ लो कि एक क्लास होता है। क्लास क्या है? हमारा एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट ये बताता है कि इस जो हम मॉडल बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी, कौन कौन से फीचर्स होंगे करके, राइट। लेकिन उसका जब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बनता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी बनता है, वो उसको बनाने के लिए कोई तो लगेगा ना। जैसे कि हमारा जो इंटरनल फंक्शन है वो, तो वही होता है कंस्ट्रक्टर, जो कि आपके ब्लूप्रिंट को देख करके वैसा ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला ही कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे कि आप एक कार का डिजाइन, एक मॉडल बनाते हैं, कार के पास कौन कौन से फीचर्स होंगे वो सभी आपने डिफाइन कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दिया। लेकिन जब कोई उस कार को बनाने जाएगा तो वो इस प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा ना, कि मैं जो कार बना रहा हूँ उसका कलर ये है एंड नेम ये है, इसका साइज इतना है, इसके अंदर इतने सारे फीचर्स है, वो सारी चीजें। तो जो बनाने वाला है वही है उसका कंस्ट्रक्टर। ओके, और कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स है। अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर तो होता ही है जिसका यही काम है कि आपके क्लास के स्ट्रक्चर को देख करके वैसा ही वो मेमोरी एलोकेट करके देता है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और वो इंटरनली कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो क्योंकि वही है जो हमको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। दूसरी चीज, अगर हम कुछ वैल्यूज को उस टाइम पे डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि इस कार का जो नेम है, कलर है, साइज है, वो क्या होंगे करके, तो हम उस कंस्ट्रक्टर में इस पैरामीटर्स को पास करते हैं। मतलब कि उस कंस्ट्रक्टर को बताते हैं कि ये जो हमने बिल्डिंग का डिजाइन बनाया है, इसमें खिड़कियां कितनी बड़ी होगी, इस बिल्डिंग का कलर क्या होगा, वो सारी चीजें हम इस कंस्ट्रक्टर को बता रहे हैं ताकि वो वैसा ही ऑब्जेक्ट हमको बना करके दे। ओके, ये चीजें आप सभी को क्लियर है? यस, नो, यस यस यस, ओके ग्रेट। बट सभी का आंसर नहीं मिल रहा है। आप सभी ट्राई करो एक्टिव बनने का, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। आपने देखा ना कि मैंने फिर से एक्सप्लेन किया, मैं उसी तरह से फिर से ट्राई करूंगा कि उसको
और इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर पाऊं। ओके, आकाश बोल रहे हैं कोई दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्लूप्रिंट और रियल ऑब्जेक्ट के बीच का ही जर्नी है कंस्ट्रक्टर की, अगर हम बात करें तो। जैसे कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, कोई भी हो, एक बिल्डिंग की बात किया हमने एक कार का बात किया, राइट। ऐसे ही कोई भी डिजाइन हो सकता है, जैसे कि आपका कोई बेसिक स्ट्रक्चर लाइक क्या हो सकता है वैसे, जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं हम, राइट। जैसे कि हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके अंदर वो सारे फीचर्स होने चाहिए जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि एक बिल्डिंग का हमने एग्जांपल देखा, वैसे ही हम बात करते हैं एक छोटे से खिलौने का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिजाइन करते टाइम आप बस पेपर पे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने पेपर पे वो सारी चीजें ड्रॉ कर ली जो कि उसका प्रॉपर्टी है। अब आप उसको किसी ऐसे पर्सन को दोगे जो कि वो बना सकता है, लाइक आप लकड़ी से बनवाना चाहते हैं उसको, तो फिर आप एक कारपेंटर को देंगे। कारपेंटर क्या करेगा, उस डिजाइन के बेसिस पे, उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे वैसा ही रियल टाइम ऑब्जेक्ट बना करके देगा हमको, राइट। तो जो बनाने वाला है वही है हमारा कंस्ट्रक्टर, जिसको हम तब कॉल करते हैं जब हमको हमारे क्लास का रियल टाइम ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ओके, सो यस, क्लियर है, ग्रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा टाइप्स ऑफ क्लास। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास टाइप्स बहुत सारे हैं, लाइक एक्सेस स्पेसिफायर्स के बेसिस पे अगर हम बांटे तो 3-4 तो वैसे ही हो जाएंगे आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो पार्शियल क्लास, सेल्ड क्लास, स्टैटिक क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास क्लास के। बट जैसे कि हमने शुरू में ही बात किया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट। अगर आपके पास नेसेसिटी नहीं है तो उस इन्वेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम अभी इस टाइप्स के बारे में बात करें तो आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी जिस लेवल पे क्लियर होनी चाहिए। जो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए उसका एक्चुअल नीड समझ में नहीं आएगा। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को और भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही याद रखो कि कौन कौन से टाइप्स है क्लास के। हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर्स को डिस्कस करने के लिए जस्ट एज्यूम कि आप किसी होटल में बैठे हैं, ठीक है। आप किसी होटल में गए तो आपके पास, अगर आप एज ए कस्टमर नहीं है, आपको कुछ लेना नहीं है वहाँ पे, तो आप कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे वहाँ पे। जस्ट थिंक कि होटल एक क्लास है, उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज है, मेन्यू, उसका फूड, पार्किंग, किचन। अब उसके बाद सोचो कि कौन कौन सी चीजें कौन लोग एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि आप एक कस्टमर है या फिर आप एक कस्टमर नहीं है। आप एक कस्टमर नहीं है, आप एक बाहर के व्यक्ति है और आप एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे आपको पार्किंग मिलेगा, बिल्कुल पार्किंग रख सकते हो आप, ठीक है, पार्किंग यूज कर सकते हो। बट आप जब कस्टमर बनेंगे तभी आप वहाँ के फूड को एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट वो जो फूड है वो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाकर के नहीं ले सकते, आपको वहाँ के मेंबर्स को कॉल करना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ के मेंबर वेटर्स को बुलाना पड़ेगा और वो आपको वो प्रॉपर्टी ला करके देंगे, मतलब कि फूड ला करके देंगे, करेक्ट। मतलब कि फूड पे आपका एक्सेस तो है बट पार्शियली, पूरी तरह नहीं, मतलब कि वो एक्सेस आपको किसी और के थ्रू मिल रहा है। फिर हम तीसरी टाइप की बात करें तो है किचन।
किचन ऐसा चीज है, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी है होटल की जहां पे आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। किचन को कौन एक्सेस कर सकता है? जो कि वहां के पहले से ही मेंबर्स है। अगर आप वहां के मेंबर नहीं हैं, आप उस होटल के मेंबर नहीं हैं, आप किचन को एक्सेस नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ये जो रियल टाइम एक्सेस की बात है, यही एक्सेस हमको प्रोग्रामिंग में भी चाहिए था कि एक क्लास है अगर, तो उस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो सभी को तो एक्सेस नहीं दिया जा सकता है ना, कुछ ही लोगों को दिया जा सकता है और उसके डिफरेंट लेवल्स होंगे। तो यही जो डिफरेंट लेवल है उसकी अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में, तो वो होता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, जो कि हर एक प्रॉपर्टी के एक्सेस को मॉडिफाई करता है कि वो किस लेवल तक एक्सेस हो सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? गिव मी यस और नो। इसके जो टाइप्स है वो हम बाद में बात करेंगे, जब हम कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। ओके ग्रेट, आप सभी को समझ में आया, अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस। तो ये नाम से ही लोगों को ऐसे समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें हैं जो कि एक क्लास से, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है टाइप का, राइट। तो बिल्कुल वही है कि सबसे पहले अगर हम ह्यूमन के बारे में सोचें तो ह्यूमन का हमको बेसिक स्ट्रक्चर नजर आता है, राइट। कि उसके पास 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं, उसका जो फिजिक्स है वो कैसा होता है, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या हो गई? ह्यूमन की प्रॉपर्टी। लेकिन वही ह्यूमन हमारे पास 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, जैसे कि मेन एंड फीमेल। तो दोनों के पास जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन क्लास के पास है, और मेन और फीमेल के पास कुछ अपने अलग प्रॉपर्टीज भी है, राइट। लेकिन तो यही वो चीज है कि हम क्लास को इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसके पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, और हम उस प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं फिर से किसी चाइल्ड क्लास के लिए, जिसके पास वो सारे फीचर्स तो होंगे जो कि पेरेंट के पास है, बट उसके पास अपने कुछ के प्रॉपर्टीज भी होंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो कि एक पर्सन है जो कि फादर है, उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होगी वो सारी प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड के पास जाएगी, बट उसका जो चाइल्ड है वो खुद से भी तो अर्न करता है ना, अपनी प्रॉपर्टीज बना सकता है। तो चाइल्ड के पास फादर की प्रॉपर्टीज सारी है, लेकिन उसके पास खुद की प्रॉपर्टीज भी होती है। यही है इनहेरिटेंस, और इसके डिफरेंट लेवल्स है, बट लेवल्स को समझने से पहले बस कैटेगरीज को समझते जाओ। जैसे कि स्नैक होता है, तो स्नैक जो है वो एक पेरेंट कैटेगरी है, लेकिन इसके अंदर फिर उसके सारे टाइप्स आ जाएंगे और हर एक टाइप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरह से मोंकी, इसी तरह से व्हीकल की अगर हम बात करें तो व्हीकल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें व्हील्स होंगे, उसको हम चला पाएंगे, स्टीयरिंग होगा, राइट। लेकिन वो ये डिफाइन नहीं कर रहा है कि वो 2 व्हीलर है या फिर 4 व्हीलर। तो 2 व्हीलर के पास अलग प्रॉपर्टीज फिर से होंगे एंड 4 व्हीलर के पास अलग प्रॉपर्टीज होंगे। तो उसको इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा सोचो कि जो पेरेंट क्लास है वो है व्हीकल, जिसके पास वो कॉमन प्रॉपर्टीज डिफाइन है, जिसको हम रीयूज करेंगे 2 व्हीलर में एंड 4 व्हीलर में, दोनों में ही, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा कैटेगरी है जो स्पोर्ट्स की सारे फीचर्स को डिफाइन करेगा कि स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है, लेकिन वो सारे कॉमन चीजें फिर हर एक स्पोर्ट्स में आएंगे, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, ठीक है। हर एक स्पोर्ट्स में आ गए कॉमन चीजें, लेकिन उनका अपना भी कुछ फीचर्स है, करेक्ट। तो ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, हर एक कैटेगरी के बारे में सोचो और ये सोचो कि इसके चाइल्ड क्लास कौन कौन से हो सकते हैं।
अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ और आप सभी बताते जाओ कि किसका कौन कौन सा चाइल्ड क्लास होगा। लेट्स से इमोशन, इमोशन का चाइल्ड क्लास कौन कौन सा होगा? ओके, तो इनहेरिटेंस को हम बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये हमको एक पेरेंट एंड चाइल्ड आर्किटेक्चर देता है, जिसमें पेरेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो उसके चाइल्ड को मिलती है और हम उस सारे कोड को, उस सारे फीचर्स को रीयूज कर सकते हैं उसके चाइल्ड के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स की, कि इनहेरिटेंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें हम बात करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में बस एक पेरेंट है और उसके जितने भी फीचर्स है उसको एक ही चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है। लेकिन अगर हम मल्टी लेवल की बात करें तो इसमें एक और लेवल आकर के जुड़ जाता है कि एक पेरेंट है, उसका जो चाइल्ड है उसका फिर से एक चाइल्ड बनता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 3 क्लास हो गए। क्लास ए को इनहेरिट किया बी ने और बी को इनहेरिट किया सी ने। जैसे कि ये आपके दादाजी है, ये आपके फादर है और ये हो आप। तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी आपके दादाजी की थी वो सारी आई और आपके फादर की भी आ रही है, राइट। तो ये जो चाइल्ड होता है इसके पास वो सारे प्रॉपर्टीज है जो कि क्लास ए के पास है एंड क्लास बी के पास है। अब हम बात करते हैं हायरार्किकल। तो इसमें आता है एक पेरेंट बट उसके 2 चाइल्ड। ओके, इसी तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, 2 पेरेंट है लाइक योर मॉम एंड डैड और यहाँ पे हो आप। ठीक है, तो 2 पेरेंट दोनों के ही जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास में आती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग टाइप की चीजों की होती है। जैसे कि स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लें एप्पल फोन का, कि सबसे पहले स्मार्टफोन आया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे किया, अ म्यूजिक सिस्टम, अ कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन। ठीक है, ये 3 चीजें, मतलब कि 3 अलग अलग डिफरेंट क्लास और उन तीनों को इनहेरिट करके बना रहा है हमारा स्मार्टफोन। करेक्ट। तो यही है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें पेरेंट्स जो है वो 2 या फिर 2 से ज्यादा हो सकते हैं और चाइल्ड एक ही होगा वहां पे। ओके, फिर हम बात करें हाइब्रिड इनहेरिटेंस की। तो हाइब्रिड में बस मिक्स हो जाता है कोई भी टाइप किसी दूसरे टाइप के साथ। लाइक यहाँ पे टॉप में देखें अगर हम, तो टॉप में कौन सा इनहेरिटेंस है, क्लास ए इनहेरिट हो रहा है क्लास बी एंड क्लास सी के अंदर। मतलब ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, हायरार्किकल। एंड उसके बाद फिर क्लास डी इनहेरिट कर रहा है बी एंड सी को। तो ये हुआ हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ऐसे जब हम 2 या फिर किसी भी 2-3 अलग अलग टाइप को मिक्स कर रहे हैं तो वो है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, और इस केस में अगर हम देखें तो ए के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी मिली बी को और सी को, और फिर बी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है और सी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी मिल रही है डी को, राइट। तो इस तरह से डी को ए बी सी सभी की प्रॉपर्टी मिल रही है। करेक्ट। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या ये आप सभी को समझ में आया अच्छे से? यस, ओके, ग्रेट, वेरी गुड। तो देखो ये अभी तक जितना हमने बात किया वो बस बिगनिंग है, मतलब कि बेसिक चीजें समझ लेंगे तो फिर हम उप्स के कंसेप्ट को और ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे, राइट। तो बाकी की चीजें अब जब हम, जैसे कि इनहेरिटेंस जो है वो उप्स का फीचर है, इसी तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। बट उसके पहले
जो मेरा एनर्जी है वो कम हो चुका है क्योंकि मैं इतनी देर तक एनर्जी लगा रहा हूँ। तो प्लीज लेट मी इनहेरिट योर एनर्जी। और वो कैसे होगा? जब आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। तो व्हाट्सएप नाउ अभी के अभी आप मुझे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करो। मैं 2 मिनट के लिए वेट करूंगा आपके फीडबैक का, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को। तो जल्दी से अपना फीडबैक व्हाट्सएप करो कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और ऐसी क्या चीजें हैं जो कि हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब तक आप सभी फीडबैक दे रहे हैं तब तक आप लोग अगर कोई भी डाउट है तो वो डाउट भी बता सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट को तब तक क्लियर करूंगा। ओके। तो हम बात कर, आप लोगों ने फीडबैक दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जिन्होंने भी नहीं दिया है वो सारे अपना अपना फीडबैक देते चले जाओ, जिससे कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे या फिर आपके फीडबैक के थ्रू कुछ इनकरेज लेकर के कुछ ज़्यादा एनर्जी के साथ परफॉर्म करेंगे। ओके। और जिन्होंने भी फीडबैक नहीं दिया है उनके लिए हम आज का टाइम देते हैं। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से पढ़ो और उनको रिलेट करो आज के एग्जाम्पल्स के थ्रू, और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उनको और इजीली समझ पाओगे। ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड फाइंडिंग जॉब्स के बारे में। तो अगर आप लोगों ने इस सीरीज को फॉलो किया है तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो इस सीरीज में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम एज अ डेवलपर ग्रो करेंगे, कैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे हम जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेशन जो है वो आपको पूरी तरह अपने कैरियर को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो अपनी क्वेरीज के लिए। और बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम कल कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, थोड़ा सा पढ़ो इन चीज़ों के बारे में ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में हो। ओके। तो थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।